हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उस्ताद। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यू सीरीज़, जो हम स्टार्ट से एंड तक सारा मॉडर्न इंडिया थ्रू एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसमें हो सकता है 8 से 10 या उससे ज़्यादा वीडियोस बने। फॉलो करते रहिए और वीडियोस देख के जो है आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? तो किसने किया है वो? जिसने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टेज स्टैंप वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसने जो है इंडिया में पहली बार पोस्टेज स्टैंप इंट्रोड्यूस किया था। तो इस बारे में जो है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। Although the Indian Post Office was established in 1837, Asia's first adhesive stamp, Sunday Dock, was introduced in 1852 by Sir Bartley Free. The British East India Company, administrator of the province of Sindh. The first stamp valid for postage throughout India were placed on sale in October 1854 with four values: 1/2 anna, 1 anna, 2 annas, and 4 annas. These stamps were issued following a commission inquiry which had carefully studied the postal systems of Europe and America. So यूरोप और अमेरिका के पोस्टल सिस्टम को स्टडी करके जो है इंडिया में पहली दफ़ा ये डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द टेलीग्राफ लाइन बिटवीन द कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपनड इन 1852, 53, 54 या 55, यानी फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपनड इन। तो कब ओपन की गई थी? द करेक्ट आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीकॉम कैन बी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ. The Indian postal and telecom sector are one of the oldest. In 1850, first experimental electric telegraph line was started between the Kolkata and Diamond Harbour. In 1851, it was opened for use of the British ईस्ट इंडिया कंपनी. सो पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंटल के तौर पर 1850 में स्टार्ट किया गया था और ऑफिशियली फिर ये 1851 में शुरू किया गया था. सो द आंसर इज 1851. एंड द नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहन इज पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ? जिन्हें जो पहले नाहन प्रिंसली स्टेट था वो अब किस स्टेट का पार्ट है? आंसर है हमारे पास पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश. सो इसका आंसर पता करते हैं. जो नाहन प्रोविंस है, नाहन प्रिंसली स्टेट था, वो किस आज के स्टेट का पार्ट है? नाहन जो है, नाहन इज़ द टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया एंड इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिरामौर डिस्ट्रिक्ट. एज ए वेल laid out picturesque town, Nahan is situated on the hilltop of the Shivalik Hills, overlooking the green hills. Traditionally, saints and princes are linked with the origin of Nahan. तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश. तो इसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमने जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखी है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए आज का, विच टाउन or which town city in India has got a tower or मीनार named after मोहम्मद अली जिन्ना? यानी इंडिया की कौन सी सिटी में एक टावर है जो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जिसका नाम जो है अली मोहम्मद जिन्ना के नाम से है? तो कौन सी सिटी? मुंबई, अलीगढ़, कलिकट या गंतूर? कौन सी सिटी में है वो मीनार जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया है? तो आंसर है गुंतूर. तो गुंतूर, ए टाउन इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ पाकिस्तान, स्टैंड्स एट द महात्मा गांधी रोड इन गुंतूर, आंध्र प्रदेश. जो आंध्र प्रदेश में आज भी जो है अली मोहम्मद जिन्ना का जो एक टावर
जो फादर ऑफ पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पहली दफ़ा इंडियंस को किस एक्ट के थ्रू जो है रिप्रेजेंटेशन की दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी मॉडर्न इंडिया या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो आपको पता होगा कि जो है पहली दफ़ा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के थ्रू जो है इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, कॉमनली नोन एज द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, was an act of the Parliament of United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India. It effectively allowed the election of Indians to the various legislative councils in the India for the first time. Although it was ये क्या था, एक थोड़े काफ़ी इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये डायरेक्टली जो है लोगों की तरफ नहीं था, बल्कि काफ़ी इनडायरेक्टली ये हम ऐसे ऐसा समझ लीजिए जो गांव वाले मुखिया एक को चुनते थे, वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई चुनता था और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले उसको एक से एक मान लीजिए एक एमएलए चुनते थे। तो ये काफ़ी इनडायरेक्ट इलेक्शन था जो पहली दफ़ा 1909 के थ्रू लाया गया था। तो इसके बाद है द पंजाब वाज annexed to the British Empire during the reign of गवर्नर जनरल। यानी पंजाब कब किसके रीन के दौरान जो है ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग, किसके रीन के दौरान जो है पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में लाया गया था। तो कौन है वो है लॉर्ड डलहौजी। The Marquis of Dalhousie, the new Governor General who arrived in India in January 1848, scarcely approved the Harding's annexation without encumbrances. In April 1848, Diwan Mulraj revolt at Multan opened the prospect of fresh war in पंजाब। यानी उस टाइम जो है दीवान मूलराज ने रिवोल्ट भी किया था इसके खिलाफ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज फाउंड बाय अली मोहम्मद जिन्ना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आगे चलना होगा। यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस जो अलीगढ़ में है किसने फाउंड किया। तो पहला आंसर था अली मोहम्मद जिन्ना, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है शौकत अली और चौथा है सर सैयद अहमद खान। सबको पता होगा इसका आंसर सर सैयद अहमद खान ही है। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि हम और क्या इससे पता कर सकते हैं। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO was founded by Sir Syed Ahmad Khan, the leader of the Muslim Renaissance in Indian subcontinent, in 1875 at Aligarh. This later became Aligarh Muslim University in 1920. Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875 marks one of the most important events in the educational and social history of modern India. सो ये कब बना था? ये कब बना था? 1875 में। 1875 और 1920 में जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आज का पंचायती राज जिसे हम कहते हैं, इसका पायनियर जो है मॉडर्न इंडिया में किसे कहा जाता है? रिपन, लिटन, मायो या कर्जन। तो इसका जो है रिपन को कहा जाता है, RIPON, रिपन। द real benchmarking of the government policy on decentralization of attributed this decentralization is attributed to Lord Ripon, who in his famous resolution on local self-government on May 18, 1882 recognized the twin consideration of local government
एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी कि ये जो है लॉर्ड रिपन ही था जिससे जो है जिसने पहली दफ़ा इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। तो जिससे जो जिसके जो इवॉल्व होके फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में और 93 में जो है पंचायती राज एक्ट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है बॉडीज़ बनाई जाती हैं अब। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नेहरू जी ही हैं। दादा भाई नेहरू जी, नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, was a Parsi intellectual, educator, cotton trader, and early Indian political and social leader. His book Poverty, देखिए ये इंपॉर्टेंट है उसकी, उन्होंने एक बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रॉट अटेंशन टू द ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज वेल्थ इनटू ब्रिटेन, जो बाद में हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। He was the member of parliament in United Kingdom House of Commons between 1892 and 1895 and the first Asian to be the British MP. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी से एक ही आधे पैराग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत। भूलाबाई देसाई, Bhulabhai Desai's most memorable achievement was his defense of Indian National Army personnel at Red Fort trial towards the end of। तो ये बोल रहे हैं कि भूलाबाई देसाई's most memorable achievement in his defense of Indian National Army personnel at the Red Fort trial towards the end of what, यानी ये कब उनकी एक उन्होंने एक डिफेंस किया था इनका इंडियन नेशनल आर्मी का, जब एक रिवोल्ट होता है तो वो जब वो यहाँ से पूछा गया है कि वो ट्रायल जो हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिशर्स ने ट्रायल किया था, तो वो कब किया था इन्होंने? तो 1943, 44, 45 या 46, तो आपको याद होना चाहिए कि जब इंडियन नेशनल आर्मी का रिवोल्ट कब होता है, फिर उसका डिफेंस, ये जो है उसे एक ब्रिटिश फॉली भी कहा जाता है कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो ब्रिटिश ने उस दौरान की थी वो यही थी कि इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने वहाँ पे जो पब्लिकली उनकी ट्रायल उन्होंने लगाया था। तो इसका आंसर है 1945 में, when 3 captured Indians or captured Indian National Army officers Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal और गुरबख्श सिंह ढिल्लन were put on trial for treason. The Congress formed the Defense Committee composed of 17 advocates including the भूलाभाई देसाई। देखिए भूलाभाई देसाई इनमें से सबसे फोर फ्रंट में थे, लेकिन इसके साथ साथ जो हैं जवाहरलाल नेहरू वगैरह के साथ साथ और भी बहुत सारे एडवोकेट्स थे जो इनका डिफेंस कर रहे थे। जो भूलाभाई देसाई हैं, ये इनकी अचीवमेंट मानी जाती है जो उन्होंने फिर बाद में इसको कैंसिल कराया। ये जो अभी ब्रिटिश फॉली में इसलिए कह रहा था कि देखिए अगर आप देखें जब ये पब्लिक ट्रायल उन्होंने लगाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन रिलीजन्स के 3 ऑफिसर्स को पिक किया, वो शायद जानबूझ के या अनजाने में। एक था शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल हिंदू और गुरबख्श सिंह ढिल्लन ये था सिख। इससे क्या है कि तीनों मेजर रिलीजन्स जो इंडिया में थे उस टाइम या आज भी हैं, तो इन तीनों रिलीजन्स के लोग जो हैं इस डिसीजन जो ब्रिटिश का उसके ख़िलाफ़ थे, हो गए इसी के साथ, तो बाद में उन्हें ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ Portuguese in the East was the first viceroy of Portuguese in the East was, यानी फर्स्ट वाइसरॉय जो पुर्तगीज़ का जो यहाँ पे आया था उसका क्या नाम था? देखिए अल्बुकर्क्यू, जुआ डी कास्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नूना डी कुन्हा। कौन था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया?
इन द ईस्ट लिखा है, तो ये आप इंडिया समझ लीजिए। ये है फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा, द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया was established in 1505 as a viceroyalty of the Kingdom of Portugal, 6 years after the discovery of sea route between the Portugal and India, as the plenipotentiary governing body of string of Portuguese fortresses and colonies ओवरसीज। जो यहाँ पे हमारा टेक ये है कि एक तो ये है कि 1505 में जो हैं वो यहाँ पे आए थे, और दूसरा ये कि फ्रांसिस डी अल्मीडा जो हैं वो पहले गवर्नर थे पुर्तगीज़ के इंडिया में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है द सिस्टम ऑफ communal electorate in India was first introduced by the system of communal electorate in India पहली दफ़ा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909, मोंटेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो पहली दफ़ा जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1909 में लाया गया था इसे, जिसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। The Indian Councils Act of 1909, commonly known as the Parliamentary Reforms, introduced the system of communal electorate in India. It provided that Indian Muslims be allotted reserved seats in the municipal and district boards, the provincial councils, and the imperial legislature. That the number of reserved seats be in excess of their relative population, 25% of 25% of the population, and that only Muslims should vote for the candidates for the Muslim seats, separate electorates. These concessions were a constant source of strife during 1909 and 19 जो इंडियंस और मुस्लिम्स हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान पहले तो नहीं, बाद में जो मेजर एक समझ लीजिए ये यहाँ से रूट कॉज होता है, शुरू होता है टू नेशन थ्योरी जो ब्रिटिशर्स ने प्रोपागेट की थी। जब उन्होंने मुस्लिम्स को अलग से वो वोटिंग, मतलब मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम्स को वोट दे सकता था, या सिर्फ मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकता था, तो एक तरह से उन्होंने डिवीज़न किया सोसाइटी का, जो कि जिसका हमें लास्ट पे देखना पड़ता है कि 1947 में फिर एक कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं लोग दो मुल्कों के नाम से। The system of diarchy was introduced in India in system of diarchy. Diarchy means rule of two. ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909, 1935, 1919, 1945। ये दो बार इंट्रोड्यूस किया गया था। एक पहले तो स्टेट्स में, पहले प्रोविंसेस में, और बाद में जो है सेंटर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहली बार कब किया गया था? इट वाज 1919। तो पहली दफ़ा जो है डायरकी इंट्रोड्यूस 1919 में की गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 प्रोवाइडेड ए डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए डायरकी फॉर द मेजर प्रोविंसेस। In each such province, the control of some areas of the government was transferred. Transfer list was given to the government ministers answerable to the province. कुछ जो है कुछ एरियाज़ को मिनिस्टर्स को दिया गया था, और कुछ एरियाज़ जो वहाँ पे गवर्नर रखा गया था, तो उसके वो गवर्नर करता था। यानी दो एट अ टाइम जो है दो रूल करते हैं। गवर्नर अलग एरियाज़ पे रूल करता था, या गवर्नमेंट चलाता था, और जो है ये जो मान लीजिए एमएलएज उस टाइम की, या जो मिनिस्टर्स थे, वो जो है उन एरियाज़ में कंट्रोल नहीं कर सकते थे या लेजिस्लेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे डायरकी कहा जाता है। तो द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज, यंग इंडिया एंड और हरिजन का एडिटर कौन था? नेहरू, अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है ना, वो ये इनके अपने ही दो अखबार थे, यंग इंडिया और हरिजन वे द फेमस वीकलीज ऑफ महात्मा गांधी in a journalistic career spanning nearly 4 decades, editing 6 journals between 1933 and 1940. Harijan, English
हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी, ये ज़रूरी है। देखिए ये 3 अखबार हैं, वीकली डेली वीकलीज़ हैं। तो इसमें आपको देखना है कि हरिजन जो था अ, वो इंग्लिश में था, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में था। बिकेम द महात्मा गांधी वॉइस टू पीपल ऑफ इंडिया। हो सकता है कभी कभार ये पूछा जाए इंग्लिश में उसका क्या नाम था या गुजराती में कौन सा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील दर्पण इज ए प्ले। नील दर्पण इज ए प्ले डिपिक्टिंग द रोल अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। इंडिगो, ये जो नील दर्पण जिसने आगे जाकर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट खड़ा किया था, इंडिगो रिवोल्ट जिसे कहते हैं, तो ये किसने लिखा था? किसने? दीन बंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या नवीन चंद्र सेन। तो ये नील दर्पण जो है उसे लिखा था दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र जो हैं उन्होंने, वही है राइटर नील दर्पण इज ए बंगाली प्ले रिटन बाय दीन बंधु मित्र इन 1858-1859। The play was essential to नील नील विद्रोह और इंडिगो रिवोल्ट, यानी जैसे जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ये ओरिजिनेट जो हुआ था वो इस बुक से हुआ था। यानी इसने एक मान लीजिए कुछ लोगों के जहन में एक बात डाली कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद में इंडिगो रिवोल्ट होता है 1858 में, जो बंगाल में हुआ था। when farmers refused to sow indigo on their fields। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16, देश बंधु इज द टाइटल ऑफ। ये किस देश बंधु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, बी सी पॉल या रविंद्रनाथ टैगोर। देश बंधु किसका टाइटल था? देश बंधु किसका टाइटल था? आई होप ये आपको पता होगा। मैं आंसर बताता हूँ। ये सी आर दास, देश बंधु सी आर दास चित्तरंजन दास का टाइटल था। चित्तरंजन दास, पॉपुलरली नोन एज देशभा, फ्रेंड ऑफ द कंट्री, was an Indian politician and leader of the Swaraj Independence Party in Bengal under British rule. He was leading figure in the Bengal during non-cooperation movement of 1922। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंगाल में हुई थी उस टाइम, उसका एक लीडिंग फिगर थे वो। इनिशिएटेड द बैन ऑन ब्रिटिश क्लोथ्स, सेटिंग एन एग्जांपल बाय बर्निंग हिज ओन यूरोपियन क्लोथ्स एंड वेयरिंग द खादी क्लोथ्स। खादी का शुरुआत जो 1919 से ही होती है। पहले तो ये मौजूद तो पहले से था, लेकिन एज ए नेशनल सिंबल इसे 1919 जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की गई थी, तो उस टाइम से जो है ये एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता था। द बुधान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। बुधान मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? बुधान मूवमेंट किसने लॉन्च? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। पता ही होगा आपको। ये विनोबा भावे ने लॉन्च की थी पहली बार। और पता करते हैं ये बुधान मूवमेंट क्या था। द बुधान मूवमेंट वाज ए वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे इन 1951, स्टार्टेड एट द Pachampally village, now known as the Budham Pachampally. The mission of the movement was to persuade wealthy landowners to voluntarily give a percentage of their land to lower caste people. सो विनोबा भावे जो हैं उनकी ये बुधान मूवमेंट थी। ये जो है लैंड रिफॉर्म मूवमेंट थी, जिसके द्वारा जिनके पास लैंड ओनर्स थे बहुत ज़्यादा, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उनको जो है परसुएड किया जाता था कि आप जो है गरीब लोगों को थोड़ी सी लैंड दे दो। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइस रॉय अंडर द क्राउन वाज। देखिए ये लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस रॉय,
ये वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कहाँ से शुरू होते हैं, जबकि यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट होता है। और आपको बताना है कि 1850 अगर आपको पता होगा 1857 के टाइम पे यहाँ पे कौन था, तो आप ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। सो आप याद रख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय थे। लॉर्ड ऑल्सो नोन एज द विस्कंट कैनिंग फ्रॉम 1837 to 1859 was an English statesman and the Governor General of India. During the Indian Rebellion of 1857, in 1858 he was made the first Viceroy of India. उसके बाद इसका सिर्फ टाइटल चेंज होता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुँचे हम। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। देखिए आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि कहीं पे आप गलत ना कर बैठे। मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल पूछा जाता है, वो एक तो होता है बंगाल का, एक होता है इंडिया का। कहीं पे आपसे पूछा जाए आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप कहीं ये ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है। तो कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड क्लाइव, वॉन हेस्टिंग या जॉन शोर कॉर्नवालिस? कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो वो थे, पता होना चाहिए था आपको, द लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉन हेस्टिंग। ये जो है जब यहाँ पे शुरुआत होती है क्राउन रूल की, द लॉर्ड वॉन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे फ्रॉम 1773 टू 1785। ही बिकेम द Governor General of Bengal in 1772 and in 70 he became the first Governor General of Bengal। वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ, ये तो लॉर्ड वॉन हेस्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो थे ही, दूसरा वो जो है पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हैं। देखिए फर्स्ट गवर्नर जब गवर्नर होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, पहले बंगाल बना फिर इंडिया बना। तो इस तरह से याद रखना है। गांधीज डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। देखिए डांडी मार्च इज एसोसिएटेड खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधीज डांडी मार्च कब हुआ था, ये याद करना है आपको। डांडी मार्च कब हुआ था? देखिए डांडी मार्च जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। जब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो उसी टाइम पे जो है गांधी जी ने जो ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द obnoxious सॉल्ट लॉज। देखिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस कैसे होगा कि कोई लॉ ब्रेक करो, उनके लॉज मत मानो। तो कौन सा लॉ पहला ब्रेक किया था? वो किया था सॉल्ट, लॉ ऑफ सॉल्ट मेकिंग। जो पहले जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, वही सॉल्ट बनाती थी कि आप पर्सनल कंजप्शन के लिए, अगर आप वहाँ रहते भी हैं समंदर के पास, तब भी आप सॉल्ट नहीं बना सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी। तो पहला रूल जो उन्होंने तोड़ा था वो था सॉल्ट मेकिंग का। तो डांडी जो है एक जगह है जहाँ से उन्होंने वो मार्च शुरू किया था सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, कोस्टल एरिया के लिए। तो इसलिए से डांडी मार्च कहा जाता है। तो यहीं से मूवमेंट शुरू होती थी, हुई थी सिविल डिसोबीडियंस की। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द obnoxious सॉल्ट लॉज ऑन मार्च 12 1930। गांधी जी विद 78 फॉलोअर्स, जो हम उस रुपए के नोट पे वो बहुत सारे लोग और सामने गांधी जी पीछे एक महिला, वो देखते हैं, तो वो यही डांडी मार्च ही है। तो स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम on the famous salt march to Dandi beach to manufacture salt illegally।
तब तक इलीगल था। उसके बाद उन्होंने माना कि अगर आप पर्सनल कंजप्शन के लिए बनाते हो तो वो इलीगल नहीं होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट, इनमें से कौन सा एक मॉडरेट। देखिए, जब हम मॉडर्न इंडिया या इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं उसमें दो किस्म के लोग, दो किस्म के फ्रीडम फाइटर्स हमें मिलते हैं, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स इनमें से कौन कौन था, कौन सा नहीं है। तीन इसमें से जो हैं ये जो है एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। इसमें से कौन है जो एक मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होने चाहिए, एक्सट्रीम। इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन था इसमें से। तो वो हैं फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष वेयर नॉट मॉडरेट्स। ये जो है मॉडरेट्स नहीं थे। तो जिसे बाल पाल और लाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एक सेकेंड, क्या उमेश चंद्र मुझे याद नहीं है, मुझे इस पे थोड़ा शक है, ये नहीं होना चाहिए था इधर। उमेश चंद्र बनर्जी ये शायद जो हैं, शायद ये मॉडरेट थे। तो अगर आप कंफर्म है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताएं क्या मैं सही हूँ या गलत। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। During the British rule, who was instrumental for introduction of Rayatwari system in the then Madras presidency। यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ, किसने इंट्रोडक्शन जो है रैयतवारी सिस्टम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में। पहले देखिए, रैयतवारी सिस्टम ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो अलग अलग जगहों पे, कोई बंगाल में हुआ, कोई मद्रास में हुआ, कोई बम्बई में हुआ। तो रैयतवारी सिस्टम जो है मद्रास में शुरू हुआ था। तो किसने किया था वो वहाँ पे लागू, कौन था रैयतवारी, मैकार्टनी, एलिफेंटस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। तो थॉमस मुनरो होना चाहिए, सॉरी। तो जैसा कि मैंने बोला थॉमस मुनरो ही है इसका आंसर। थॉमस मुनरो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास। इन 1820 he was appointed as the governor of Madras and he founded system of revenue assessment and एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये रैयतवारी है, महलवारी है, और भी तरह के जो है रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अलग से अगर आपने ये पढ़ा है, बाकी दो का और निकाल के अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि उनको इंट्रोड्यूस किसने किया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम फाइट। इनमें से कौन सी नॉवल थी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, किन के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। कौन कौन सी थी, या देख से परीक्षा गुरु, आनंदमठ, रंगभूमि या पद्मारंग। तो कौन सी थी, वो थी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो थी आनंदमठ। आनंदमठ जो है एक बहुत ही जानी मानी बुक है, जिसने जो है जिसे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो पब्लिश किया था 1882 में। आनंदमठ इज़ द बंगाली नॉवल रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी and published in 1882, set in the background of सन्यासी रेबेलियन। देखिए, सेट इन द बैकग्राउंड फॉर किन के लिए, सन्यासी रेबेलियन। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। इन द लेट 18th सेंचुरी इट बिकेम सिनोनिमस विद द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए, पहले तो इसने सन्यासी रेबेलियन को जो है बैकग्राउंड दिया था, और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए उनको भी इंस्पिरेशन दी थी। Who initiated the movement to form the
इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लिखा, इंडियन नेशनल। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन, किसने जो है सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए मूवमेंट शुरू की थी? अनी बेसेंट, एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी और गांधी जी। पता होगा आप सबको एओ ह्यूम ही है। और एओ ह्यूम कौन थे? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड एट द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम in May 1885. He secured Viceroy's approval to create an Indian National Union, which would act as the platform to voice India's public opinion. देखिए पहले तो इसके लिए बना था जो हम आज की कांग्रेस देखते हैं, राहुल गांधी वाली कांग्रेस। तो ये वही कांग्रेस है, 1885 में पहले बनी थी। पहले ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बनी थी और बाद में जो अभी एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी है। तो गांधी जी's famous क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू ब्रिटिश वाज गिवन इन, ये गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब दी गई थी कॉल? क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल कब दी गई थी? क्विट इंडिया कॉल ये 1943, 41, 42 या 1940? तो याद होगा आपको ये 1942 में दी गई थी, जबकि फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च। कभी ऐसा भी पूछा जाता था कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, क्या ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी? याद रख लीजिए, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, लॉन्चड इन इंडिया बाय गांधी जी ऑन 9 अगस्त 1942। इट डिमांडेड एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया। प्रोसीडेड बाय हिज कॉल डू और डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू और डाई कॉल कब? ये पहली दफ़ा जो है, पहली दफ़ा गांधी जी ने अपने करियर में डू और डाई, ये कुछ समझ लीजिए थोड़ा वायलेंस सा, वो नॉन वायलेंस के साथ थे। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने एक वायलेंट कॉल दी थी, डू और करो या मरो की कॉल दी थी। दैट मीन्स कि कुछ भी करके बाय फोर्स। तो डू और डाई की कॉल दी थी गांधी जी ने। इशूड ऑन 8 अगस्त 1942 एट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए गवालिया टैंक, ये कहाँ से की गई थी? गवालिया टैंक, गवालिया टैंक मैदान इन मुंबई, ये आज भी वहाँ पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कल के लिए रखते हैं, सॉरी दूसरे सेशन के लिए रखते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन था। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। ई उस्ताद की एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ पे आप मॉक टेस्ट्स और बाकी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।